हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा मुख्य सेविका की जो वैकेंसी आई थी यूपी उत्तर प्रदेश के थ्रू, उसमें जो मेरा नेक्स्ट सिलेबस में जो दिया था, तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर था वो था विवाह, परिवार, जात, लिंग की समानता और धर्म एवं भाषाएं। इस पे आधारित जो सिलेबस में हमारा दिया था, तो उसको स्टार्ट करते हैं कि इस सिलेबस के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पढ़ेंगे आज विवाह के बारे में। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे, विवाह के बारे में। तो इस वीडियो में हम जनरली पढ़ने वाले हैं विवाह के बारे में, कि विवाह के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह का विवाह होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, और विवाह कौन कौन से टाइप होते हैं। एक एकल विवाह होता है, बहु विवाह होता है, सामूहिक विवाह होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आप छोटा सा डायग्राम देख के समझ पा रहे होंगे। एक छोटा सा डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा गया है एक विवाह। ठीक है, उससे हमारा इसका एक टाइप हुआ एक विवाह का, फिर हुआ बहु विवाह का, एंड हुआ समूह विवाह का। ठीक है, 3 टाइप के विवाह होते हैं, एक विवाह, बहु विवाह एंड समूह विवाह। कितने होते हैं? एक विवाह, बहु विवाह एवं समूह विवाह। ग्रुप में होता है, एक पॉलीगैमी होता है एंड मोनोगैमी होता है। ठीक है, 3 तरह के हमारे जनरली विवाह बुक में देखने को मिलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, देखने दिख रहा है कि जो बहु विवाह था उसके हमारे 2 टाइप हो गए। एक है बहुपत्नी विवाह, एक है बहुपति विवाह। कहने का मतलब एक आदमी एक स्त्री से या एक से ज़्यादा स्त्री से शादी करता है, उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। और अगर कोई एक पुरुष है, वो एक पत्नी या एक से 2 पत्नी या 3 पत्नी के साथ शादी करता है, तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ठीक है, अगर कोई स्त्री एक पति से ज़्यादा पुरुष से शादी करती है, तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग वर्ड से स्पष्ट हो जा रहा होगा कि एक पति विवाह, बहुपति विवाह एवं बहुपत्नी विवाह क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसके फिर प्रकार कौन से होता है। बहुपति विवाह में होता है भातृक बहुपति, एक होता है अभातृक, मतलब एक होता है फैटर्नल, एक होता है नॉन फैटर्नल। ठीक है, ये जनरली कुछ खास नहीं, वैसे ही आप जान लीजिए एक टाइप होता है बहुपति विवाह का, एक होता है बहुपत्नी विवाह का। इसके जो होते हैं सीमित होता है, एक असीमित होता है। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टेड पॉलीगैमी होता है, एक अनरिस्ट्रिक्ट पॉलीगैमी होता है। ठीक है, जनरली ये विवाह का स्ट्रक्चर था, छोटा सा जो आपको बताया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। फिर है विवाह का परिभाषा। जो हमारी विवाह होती है उसकी क्या परिभाषा दी जाती है, तो हम देखते हैं कि विवाह की क्या परिभाषा है। यहाँ पे दिया गया है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष को संस्थागत रूप से यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है तथा समाज और परिवार में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण करता है। कहने का मतलब विवाह एक समाज में जो हमारी एक पुरुष होता है, एक महिला के साथ यौन संबंध बनाता है। ठीक है, और स्थापित करने की अनुमति देता है। अगर आप विवाह नहीं किए हैं, तो किसी दूसरी स्त्री या स्त्री के साथ आप एवं संबंध नहीं बना सकते हैं। आपको समाज जो है उसकी अनुमति नहीं देता है। अगर आप विवाह कर चुके होंगे, तो समाज आपकी उसकी अनुमति देता है। ठीक है, जिससे आप अपनी जो प्रजाति होती है, अपनी जो जात होता है, अपने कुल को विवाह के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो समाज उसको एक्सेप्ट करता है। अगर विवाह नहीं किए तो ऐसा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है जनरली। ठीक है, तो ये समाज की लगभग विवाह की एक परिभाषा छोटी सी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, अब हमको बताएंगे जो हिंदू विवाह होते हैं उसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा हिंदू जो विवाह होते हैं प्रमुख उद्देश्य होते हैं। धर्म कार्यों की पूर्ति। यहाँ जो ऑप्शन मेरा पहला दिया गया है वो है धर्म कार्यों की पूर्ति। कहने मतलब है इसमें जो जो हिंदू विवाह में होता है वो धार्मिक कार्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, हमारा फिर नेक्स्ट देखते क्या है, परिवार का निर्माण, समाज के लिए नए सदस्य का प्रदान करना। अगर आप शादी कर चुके होंगे तो आपके बच्चे होंगे, आप एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, 3 बच्चा होगा। ठीक है, तो आपका जो कुल है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आपके नए सदस्य का जन्म होगा। एक विवाह का एक समझ लीजिए एक उद्देश्य होता है। ठीक है, कि आपका जो कुल है बढ़ता रहेगा, आपका जो फैमिली हो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ये टाइप हो गया। फिर संबंधों में स्थायित्व। अगर आप किसी स्त्री से शादी करेंगे तो उससे आप स्थित हो, आपकी दुख और सुख की बातें उसे शेयर कर सकते हैं। संबंधों में स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, स्थायित्व ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा क्या है, मानसिक संतोष। अगर शादी करेंगे तो मानसिक संतोष मिलता है लगभग। हाँ, रिस्ट्रिक्शन थोड़ा जो होता है, रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ आप आए हैं। ठीक है, तो आपको उससे मानसिक संतोष की अनुभूति होती है। फिर यौन आसक्ति की पूर्ति। आप यौनारंभ में जब किशोरावस्था से यौनावस्था की अवस्था में जाते हैं तो कुछ आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, उसकी पूर्ति होगी। समाज कल्याण में सहायक। आज समाज का विवाह जो एक समाज का हिस्सा होता है। ठीक है, विवाह एक समाज का हिस्सा होता है, इसलिए समाज कल्याण में आप सहायक ही होंगे। ये हमारा हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट है संतान की परिस्थिति एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण। ठीक है, ये समाज का एक उत्तरदायित्व होता है जिसका निर्धारण आप लोग शादी से विवाह के रूप में करते हैं। फिर आर्थिक सहयोग है। फिर पुत्र प्राप्ति है, रीत पूर्ति है। अगर आप शादी करेंगे तो पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, आपका कुल हो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये भी एक हमारा उस हिंदू विवाह में जो होता है उसका एक उद्देश्य होता है।
अब यहाँ पढ़ेंगे विवाह के प्रमुख स्वरूप या रूप क्या हैं और किन किन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखा, भारत में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। भारत की जनजातियों में विशेषकर अनेक प्रकार के विवाह संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के विवाह के अपने अपने गुण व दोष। भारत में मुख्य रूप से विभिन्न 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। कौन कौन से प्रचलित हैं? एक है आपना एक विवाह, दूसरा है बहु विवाह तथा तीसरा है समूह विवाह। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एक विवाह क्या होता है, बहु विवाह क्या होता है और सामूहिक विवाह क्या होता है या समूह विवाह क्या होता है। तो हमारे इसमें कौन कौन से टाइप हो गए? नंबर 1 हो गया एक विवाह, नंबर 2 हो गया बहु विवाह, नंबर 3 हो गया सामूहिक विवाह। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे एक विवाह कैसे और कैसे एक दूसरे के डिफरेंट है, अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो दिया गया है एक विवाह का, यहाँ पर एक विवाह का, यहाँ पर आपको उदाहरण देख के हम फिगर के माध्यम से फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि एक जो विवाह दिया गया इसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है। ठीक है, इनका जो शादी होगा, इनका जो विवाह होगा उसे एक विवाह बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक स्त्री है एक पुरुष है। तो इस प्रकार को हम विवाह का क्या बोलेंगे? एक विवाह बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक विवाह हो गया। देखो यहाँ पे आपको डिफिनेशन समझ में आ रहा होगा। यदि एक पुरुष एक पत्नी से अथवा एक पत्नी एक पति से विवाह करती है तो उसे एक विवाह कहते हैं। मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने मतलब एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक पुरुष होगी और एक महिला होगी, उसके बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे एकल विवाह बोलते हैं, एक विवाह बोलते हैं। अब हम आप आगे देखेंगे कि बहु विवाह क्या होता है। यदि कोई पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों अथवा एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों के पति के रूप में स्वीकार करती है तो उसे बहु विवाह बोलते हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले के ज़माने में जो राजा होते थे उसकी बहुपत्नी होती थी। कहने का मतलब उनकी कई सारी पत्नियाँ होती थी। ठीक है, तो उसे हम एज ए प्रकार आप समझ लीजिए उसे बहु विवाह बोला जाता था। कि मतलब एक राजा हुआ, उसकी 3 4 5 6 रानियाँ होती थी। ठीक है, तो औरंगजेब आप देखे होंगे इतिहास में, औरंगजेब की कितनी थी, जहांगीर कितनी, शाहजहाँ कितनी थी। वो मतलब रखते थे कि हाँ उनकी शादी हुई थी। वो मैक्सिमम देखेंगे 1 या 2 या 3 4 या 10 तक शादी करते थे। ठीक है, तो वो उस विवाह को हम बहुपत्नी विवाह बोलते हैं। ठीक है, बहु विवाह बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया ऑप्शन बहु विवाह। बहु विवाह में क्या होता है? जनरली एक पुरुष होता है, वो एक पुरुष जो होता है दो या दो से अधिक या 3 से अधिक या 4 से अधिक स्त्रियों के साथ शादी करता है। ठीक है, और जो एक स्त्री होती है एक या 2 या 3 पतियों के साथ शादी करते हैं, तो उसे हम प्रकार को क्या बोलते हैं? बहु विवाह बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा पत्नी होगी, एक से ज़्यादा पति हो सकता है। ठीक है, तो इस आपने फिगर नीचे डायग्राम में देखा होगा, ये मैंने पिक इसलिए फिगर आउट की है कि इसमें एक राजा है और उसकी ये पत्नियाँ हैं। ठीक, ये पत्नी है, ये पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक राजा और उसकी कई सारी पत्नियाँ हैं। तो इस प्रकार के विवाह का हम क्या बोलेंगे? बहुपत्निक विवाह या बहु विवाह बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप था वो था सामूहिक विवाह। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी कि एक सामूहिक विवाह क्या होता है। एक समूह के पुरुषों द्वारा एक समूह की स्त्रियों से विवाह करना सामूहिक विवाह कहलाता है। सामूहिक विवाह सामान्यतः जो जनजाति के लोग होते हैं वहाँ सामूहिक विवाह ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एक जो पति होती है, एक जो पुरुष होता है कई स्त्रियों के साथ शादी करता है और एक जो स्त्री होती है कई पतियों की शादी करती है, जिसमें कोई समाज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं होती है। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा आपको? जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं, जो ट्राइब वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ जनजाति हो गई, कहने का मतलब जैसे नक्सलवाद से जहाँ देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो जनजाति जो है गारो खासी जनजाति हैं, मेघालय में। ठीक है, जो वहाँ पे जो जनजातियाँ होती हैं वो इस प्रकार के विवाह को ज़्यादा महत्व देती हैं। कहने का मतलब वहाँ पे समाज को रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वहाँ पे समाज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई मतलब अवरोध निषेध नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी समाज को ध्यान में रखते हुए शादी कर सकता है। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? सामूहिक विवाह। अब आप तो दिखा होगा कि कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कोई सांसद या विधायक जो होते हैं सामूहिक विवाह करवाते हैं। देखिए ये लड़की है, एक दूल्हा है, एक दूल्हा है, ये लड़की है, एक दूल्हा है, ये लड़की है। तो ऐसे विवाह को हम बोलते हैं सामूहिक विवाह। इसमें कई सारे वर आते हैं, कई सारी कन्या आती हैं और उसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कार्यक्रम विधायक सांसद करवाता है, कहता है वहाँ पे हम सामूहिक विवाह करवाएंगे। उसमें लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। जो गरीब होते हैं वो लड़के लड़की वहाँ पे आते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं। ठीक है, जिनसे शादी तय हुआ होता है और शादी करते हैं और वहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 20 15 शादी के जोड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। ठीक है, जिनसे तय हुआ होता है। तो ऐसे शादी को क्या, ऐसे विवाह को क्या बोलते हैं? सामूहिक विवाह बोलते हैं। ऐसे जनरली हम देखने को मिलता है, कभी भी देखा होगा, आपने देखा भी है कि सामूहिक विवाह होता है। जिससे लड़की कोई गरीब हो गई, उसका जो शादी है वो कोई विधायक सांसद या कोई जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मतलब एक पंडाल लगा होगा, एक पंडाल लगा होता है, उसमें कई सारे वर और कई सारे कन्या बैठी होती हैं और शादी एक साथ हो जाती है। इसमें जो खर्चा होता है कम होता है। ठीक है, तो ऐसे जो शादी ब्याह होते हैं उन्हें हम सामूहिक विवाह या समूह विवाह कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे वर हैं और कई सारी कन्याएं शादी कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बोल के सामूहिक विवाह बोलेंगे।
विवाह का समाज शास्त्रीय महत्व क्या होता है। ठीक है, इसमें जो समाज शास्त्र में जो महत्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। विवाह का समाज शास्त्रीय महत्व क्या होता है। व्यवसायिक यौन संबंध। ठीक है, एक नौजवान लड़का और नौजवान लड़की को मतलब यौन संबंध बनाने से कहने से मतलब है कि वहाँ पे उनको यौन संबंध बनाना होता है और अपने कुल को आगे बढ़ाना होता है। तो इस प्रकार के हम क्या बोलते हैं, समाजशास्त्री महत्व से। प्रजाति की निरंतरता। अगर आप एक पुरुष है तो अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए शादी करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, फिर वो बच्चा बड़ा होगा तो फिर शादी करेगा, फिर अपने बच्चे पैदा करेगा। तो इस प्रकार के कुल चलता जाता है और शादी कि जो एक कार्यक्रम हो इससे होता जाता है। मतलब ब्याह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसका क्या होता है, कुल बढ़ता जाता है, उसका कुल आगे को धकेलता जाता है, उसकी प्रजाति में वृद्धि होती है। फिर बच्चों की देखभाल। कहने का मतलब अगर किसी की शादी हो गई, उसके बच्चे होंगे तो उसके बच्चे की जो देखभाल कौन करेगा, उसकी मम्मी करेगी, यानी कि जो जिसकी शादी हो जिसकी वाइफ करेगी। ठीक है, तो बच्चों की देखभाल होता है। मानसिक संतोष होता है। अगर मतलब आप सुख दुख में साथी जो होता है तो मतलब वाइफ ही होती है। जब तक पेरेंट्स जिंदा है तो पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं है इन केस तो देखा होगा आपने जनरली कैसा हो तो वहाँ पे मतलब सुख दुख की साथी वही होती है, वाइफ या हस्बैंड होता है। ठीक है, इन एब्सेंट ऑफ मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंट ऑफ द मतलब पेरेंट्स। कहने का मतलब जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तब ज़्यादातर स्थायित्व वहाँ पे आता है। संबंधों का स्थायित्व। वहाँ पे जो पति पत्नी का जो संबंध होता है बहुत स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो वो जो संबंध होता है बहुत ही स्टेबल होता है और स्थायित्व होता है। फिर आर्थिक सहयोग। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, कभी अप कभी डाउन में साथ देते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, वहाँ पे आर्थिक सहयोग की परस्पर क्रिया बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम। देखो भारत सरकार द्वारा लाया गया था हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को। ये काफ़ी पुराना है, जो भी अपडेट नहीं हुआ, कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं लेकिन हमको बुक में ऐसे ही मिला है तो हमको पढ़ा रहे हैं। हिंदू विवाह जो अधिनियम आया था, जो यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। इसमें जैन बुद्ध सिखों पर भी लागू किया, परंतु अनुसूचित जातियों के लिए संदेश से मुक्त रखा गया। कहने मतलब जो अनुसूचित अनशेड्यूल्ड कास्ट जो ट्राइब थी उनके लिए इसमें छूट दी गई थी। क्या छूट दी गई थी कि मतलब जो छूट दी गई हमको बताएंगे नीचे जो हमारे पॉइंट्स दिए उसमें दिखाएंगे। इसमें लिखा है विवाह के समय पुरुष या स्त्री का कोई भी पूर्व पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। इस जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया था, इसमें कहने का मतलब है अगर कोई लड़की, अगर कोई स्त्री, अगर कोई महिला किसी लड़के से शादी करती तो उसका अगर शादी हुआ तो उसका पहले वाला हस्बैंड जिंदा ना हो, कहने का मतलब उसकी डेथ हो गई हो तभी वो शादी कर सकता है। अगर ऐसा कोई पुरुष है तो उसकी पहले वाली जो वाइफ हुआ जिंदा ना हो, मतलब कहने की उसकी डेथ हो गई हो तभी वो शादी कर सकता है। इस अधिनियम में कुछ ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन दिए गए थे। फिर दूसरा था हमारा, विवाह के समय किसी पक्ष को पागल या मूर्ख मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब विवाह के समय लड़का जो लड़की शादी करते हैं वो एक दूसरे को मतलब पागल ना हो। कहने का मतलब लड़का का शादी कर रहा है तो लड़की पागल ना हो, अगर लड़की शादी कर रही है तो लड़का पागल ना हो। ऐसी दिशा में अगर लड़का लड़की शादी कर भी लेते हैं तो बाद में विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, डाइवोर्स, क्या बोलते हैं, डाइवोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो डाइवोर्स हो जाता है वहाँ पे, डाइवोर्स हो जाता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब विवाह विच्छेद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पागल की जोड़ी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस डाइवोर्स और विवाह विच्छेद से बचने के लिए यह नियम लाया गया था कि अगर लड़का लड़की सही है तभी शादी करे, अगर एक लड़का मूर्ख है, पागल, दिवालिया है तो शादी नहीं कर सकता। ठीक, ऐसा अधिनियम में कुछ दिया गया था। फिर विवाह के समय पुरुष की आयु कम से कम 18 वर्ष व स्त्री की आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। ये भी अधिनियम में दिया गया था कि अगर पुरुष एक जनरली शादी कर रहा है तो उसकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और जो लड़की की मिनिमम एज है वो 15 वर्ष होना ही चाहिए। लेकिन अब जो संशोधन हो गया हमारे संविधान में, लेकिन अब जो लड़के की शादी करने की उम्र 18 साल है और लड़के की शादी की उम्र 21 साल हो गई है। लेकिन हमको ये सारा पुराना थोड़ा डाटा मिला था, अब इससे अपडेट हो लीजिएगा। 21 साल लड़के की उम्र है और 18 साल लड़की की उम्र है। ठीक, इससे आप अपडेट हो जाइएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है, दोनों पक्षों का कोई भी सदस्य निषेधात्मक संबंधों की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब जब दोनों पक्ष एग्री होंगे, लड़का लड़की जब एग्री होगा तभी शादी हो सकती है, ऐसे शादी नहीं हो सकती है। अगर ऐसे शादी हो भी जाएगी तो बाद में विवाह विच्छेद या तलाक या डाइवोर्स होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर दोनों पक्ष सहयोगी नहीं हैं, दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं तो बाद में क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, जिसका असर उनकी शादी के जोड़े पे, उनकी संपत्ति पे आएगा, उनका डाइवोर्स होगा। ठीक है, उनका विवाह विच्छेद हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अधिनियम जनरली लाया गया था कि जो दंपति होते हैं उनके बीच झगड़ा लड़ाई ना होने पाए, इसलिए ऐसा अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, विवाह कराने वाले दोनों पक्षों में आपस में सहमति होनी चाहिए। कहने का मतलब जो दोनों पक्ष शादी लड़का लड़की वाले जो दोनों पक्ष हैं वो आपस में सहमत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का शादी कर दिया और लड़की के पक्ष वाले सहमत नहीं हैं, लड़की के घर वाले सहमत नहीं हैं। इससे जब सहमत नहीं होंगे तो उनके रिलेशनशिप में जो उनका रिलेशनशिप होगा
लड़की के पक्ष वाला या लड़का के पक्ष वाला तो असहमत हो जाएंगे। जैसे जब असहमत होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। इससे अच्छा है कि हाँ दोनों जब शादी कर रहे हो दोनों पक्ष सहमति होना ज़रूरी है। फिर हमारा है नेक्स्ट क्या है, यदि कन्या की आयु 15 वर्ष से कम है तो विवाह के संरक्षक की अनुमति आवश्यक है। कहने का मतलब अगर लड़की की उम्र 15 वर्ष से कम है, फिलहाल अभी संविधान में हमारे ये लिखा गया कि 18 वर्ष लड़की की शादी की उम्र नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है बाल विवाह की आती है तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि जो संरक्षक होते हैं लड़के के माता पिता संरक्षक माने जाते हैं। अगर वो संरक्षित है वो सहमत है तभी लड़की की शादी होती है, अगर अन्यथा शादी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि लड़की 15 वर्ष से कम है तो उसके माता पिता उसकी सहमति से उसकी शादी करें। अगर वो लड़की है सहमति है, उसके माता पिता सहमत नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी। ज़ोर ज़बरदस्ती शादी में नहीं चलेगी जब तक वो 18 से नीचे है। अगर 18 प्लस की हो जाएगी तो वहाँ पर ज़ोर सहमत नहीं चलती क्योंकि वो नाबालिग से बालिग हो गई है। ठीक है, तो ऐसा हमारे संविधान में कुछ लिखा गया था। इस चैप्टर के हम जो आपको बहुविकल्पीय या MCQ टाइप क्वेश्चन लाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसमें लिखा है किसने कहा था कि एक विवाह ही विवाह का सत्य रूप है, यह है और रहेगा हमेशा। एक कौन से ऐसे राइटर थे, ऐसे लेखक थे, ऐसे चिंतक थे जिन्होंने ऐसा कहा था। तो हमारे क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि MCQ टाइप क्वेश्चन आपको विवाह से संबंधित आपके लेकर आएँ तो अगली वीडियो में हम जरूर लेकर आएंगे। कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका हम रोज़ डेली एक चैप्टर डालेंगे आपके यही यूट्यूब चैनल पे। ये पार्ट 2 था हमारा, पार्ट फर्स्ट आप देख लिए पहले, उसमें जो दिया था जिम्मेदारी में भूमिका। सेकंड पार्ट हम आपके लेकर आए थे विवाह। ठीक है, हम थर्ड पार्ट में पढ़ाएंगे, थर्ड वीडियो में पढ़ाएंगे कि विवाह, परिवार या जात लिंग की समानताएं और धर्म और विशेषताएं क्या होती हैं। इनके बारे में पढ़ाएंगे हम, परिवार, जात, लिंग और समानता, धर्म और विशेषताएं। ठीक है, और आप इस वीडियो को देख ले, ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। आप एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आपका नंबर, अब कुछ लोग लड़के कमेंट कर रहे थे, लड़कियां कमेंट कर रही थी, स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर बताइए कि कितना परसेंट जाएगा, कितना परसेंटाइल या कितने मार्क्स होना चाहिए पेट में जो एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई। कहने का मतलब हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अगर 10 से 15 या 20 से 25 मार्क्स हैं तो आप देने को फ़िलहाल पाएंगे। क्योंकि UP NHM का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 92 कुछ समथिंग पोस्ट थी, उसमें जो 3 या 4 नंबर भी पाए थे वो एग्ज़ाम देने को पाए थे। यहाँ तो मान लो 2693 पद हैं, इसके एवरेज में रखा जाए तो आप मान के लिए 15, 20 से 25 नंबर आपके लिए मैक्सिमम हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं, आप तैयारी रखिए। आपका अगर नाम शॉर्ट लिस्ट होता है तो आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी 20,000 से स्टार्ट होगी, आपके अंडर में आंगनबाड़ी होंगी। ठीक है, तो इससे आप अच्छा कुछ बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक, कहने मतलब आप समझ रहे होंगे क्या कहने चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए, अगला वीडियो लेकर आएंगे। और हाँ, इस वीडियो के जो MCQ टाइप क्वेश्चन है हम आपको इस पार्ट टी में अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे और वहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। ठीक है, तो हम अब तीसरा जो चैप्टर लाएंगे वो हम लेकर आएंगे परिवार, जात एवं लिंग की असमताओं, धर्म और भाषाएं, इनके बारे में डालेंगे अगला चैप्टर। ठीक, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि हाँ डेली, अगर आपके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बना रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको हम फुल गारंटी दिलवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाएँगे, सारे सिलेबस डे टू डे अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।